राग अलापा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। सीज फायर हो गया, हमने तो युद्ध विराम करा दिया, आपको ट्रंप पे भरोसा करना चाहिए, पोस्टर भी छपवा दिए, लेकिन स्टिल अभी भी देखा जा रहा है ईरान हमले जारी रखा हुआ है। कतर पे भी हमला करता है और कहता है यह अमेरिका से बदला है हमारा, माफ कीजिएगा, इराक पे हमला करता है। जी, 4 जगह में ईरान अटैक किया हुआ है। 4 मिलिट्री बेस जो यूएस का गल्फ में है, वो कतार, बहरीन, कुवैत एंड इराक। सो इन चारों जगह में ईरान कल अटैक किया है, ये युद्ध विराम के बाद। और यहाँ पे उस देश में अटैक नहीं हुआ, उस देश का जो अमेरिकन डिफेंस का सेंटर है वहां पे अटैक किया हुआ है। और इन चारों देश अभी एयर स्पेस उनका बंद कर दिया है। लेकिन ट्रंप बोलना चाहता है कि मैं युद्ध चलाऊंगा, मैं युद्ध बंद करूंगा और मेरे को नोबेल प्राइज चाहिए। सो ये है मेन कहानी। और वो एक तरफा बोला है ईरान ने, ना ईरान ने बोला है ना और किसी ने बोला है ये युद्ध विराम का कहानी। जैसे इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई उन्होंने बंद करवा दिया था करके क्लेम किया हुआ है, वैसा ही ईरान और इजराइल का बीच में ये युद्ध विराम वो ट्रंप ने ही अनाउंस कर दिया है। सो ईरान का खोमेनी अभी बोला है कि हम युद्ध विराम नहीं तो करेंगे। सर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, स्टिल अभी भी हमें इंतजार करना होगा। और क्या 24 घंटे जिसका जिक्र किया गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, 12 घंटे ये अपने हथियारों को डालेगा ईरान और 12 घंटे इजराइल अपने हथियारों को जो है नीचे रखेगा, तो क्या ऐसा होगा कि 24 घंटे में चीजें सुलझे? ये ट्रंप का कहानी हमने पता है हमें। वो बोला था 2 हफ्ते का टाइम दिया है, 72 घंटे का अंदर अमेरिका बॉम्ब मार दिया है। सो ये 24 घंटा, 6 घंटा, 12 घंटा, ये सब स्टोरी है जनता को, दुनिया का आदमी को सुनाने के लिए। और लेकिन एक बात है, 11% पेट्रोल का प्राइस कम हुआ है, ये बड़ा खुशखबरी है एक्चुअली। ये एग्रीमेंट हो या ना हो, 11% प्राइस रिडक्शन हुआ है। और कतार इसके साथ ये लड़ाई में ईरान के साथ मीडिएट करेगा, ऐसा ईरान का फॉरेन मिनिस्टर कहा है। सो वी आर नाउ लुकिंग फॉर, ये पहले से ही हमें पता था ये लड़ाई तो इंडेफिनिट नहीं चल सकता है जैसे गाजा में चल रहा है, क्योंकि गाजा में एरिया कैप्चर करने का कहानी है। इजराइल वांटेड टू कैप्चर द गाजा स्ट्रिप, बट यहाँ पे कोई किसी का एरिया कैप्चर करने का नहीं है। और ये एक बना बनाया लड़ाई था ईरान को कुछ सेवक सिखाने का, और मेन एम था आयतुल्ला खोमेनी को रेजिम चेंज करने का। सो वो अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन इसी और ये लगता है कि सर होगा भी नहीं, लग रहा है सर ऐसा होगा भी नहीं, लग रहा है, क्योंकि आयतुल्ला खोमेनी अभी भी स्टेटमेंट दे रहा है। वो ट्रंप ने बोला था हम उसको मार देंगे, उनका लोकेशन हमें पता है वगैरह वगैरह, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। तो इतना पैसा, इतना लड़ाई जो जिस काम के लिए था वो असफल रहे, बिल्कुल असफल रहे। हमारे साथ संदीप सर भी जुड़े हुए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। सर सबसे पहले देखिए, बात जो चल रही है कि एक तरह से राग अलापा जा रहा है, सिर्फ जस्ट आप एक शांति दूत बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ईरान ने ये सीधे तौर पर एक मैसेजिंग जो है वो दे दिया, मैसेज पहुंचा दिया है कि हम अमेरिका जो कहेगा वो नहीं कहेंगे। कतर के साथ अगर बातचीत का दौर चलेगा तो संभवतः वहां से कुछ नतीजे आ सकते हैं, यानी दूसरे देशों की हम बात सुन सकते हैं लेकिन अमेरिका की नहीं सुनेंगे। जो अमेरिका चाह रहा था कि मेरी बात सुनो, मैं जो कहूं तुम्हें वही करना है, ईरान ने कह दिया ऐसा नहीं होगा। बहुत ही लाउड एंड क्लियर है। ईरान साफ साफ कह रहा है हम अपने पड़ोसियों की बात तो सुन लेंगे लेकिन तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। और रही बात जहां ट्रम्प साहब की हो रही है, मैं भट्टाचार्य जी से बिल्कुल एग्री करूंगा कि यह जमीन की लड़ाई नहीं है,
यह नाक की लड़ाई है। और मैंने जैसे अभी 4-5 दिन पहले आपके चैनल पे कहा था कि क्योंकि अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, इन सब देशों की, या चाइना हो गया, रसिया हो गया, इन सभी की इकोनॉमी में हथियारों का बहुत बड़ा रोल है, जो विश्व को भी बेचते हैं। हम्म। तो इस युद्ध का भी एक मौका अमेरिका को दिखा कि हम अगर यहाँ अपने हथियारों का प्रयोग करेंगे, अपने लड़ाकू विमानों का प्रयोग करेंगे, तो दुनिया में एक डेमो दे पाएंगे कि देखिए हमारे हथियार कितने सक्षम हैं, कितने प्रबल हैं। क्योंकि जैसे ही उन्होंने सीज फायर का बयान दिया है, अभी आपने देखा होगा कि अभी रिसेंट में बयान आया है कुछ घंटे पहले का, कि वो कह रहे हैं इसमें B2 बॉम्बर्स का बहुत बड़ा रोल है, जिसके चलते जो है हम शांति समझौते की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आखिर जब एक तरफ आप सीज फायर की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ आप अपने B2 बॉम्बर लड़ाकू विमान की बात कर रहे हो, लेकिन उसी समय आप अगर ये भी बता देते कि आपका F-35 केरला में खड़ा क्यों है 7 दिन से, हम्म। तो बिल्कुल स्पष्ट है अमेरिका की नीति कि कहीं भी जहां लड़ाई हो रही है वहां जाके लड़ाई करो, अपने हथियारों का एक प्रदर्शन करो, जिससे आपके हथियारों की, लड़ाकू विमानों की या मिसाइलों की, सभी की डिमांड बढ़े। क्योंकि आप ऑपरेशन सिंदूर में अगर देखें तो जिस तरह से चाइना के हथियारों की लंका लगाई हमारी भारतीय फौज ने जो है, या फिर रसिया के अमेरिका के लड़ाकू विमानों को मार गिराया गया, उससे तो दांव पे था कि आपकी जो हथियार हैं वो तो मार्केट में स्टैंड नहीं करेंगे, युद्ध मैदान में, रियल ग्राउंड फील्ड में तो स्टैंड नहीं कर रहे हैं। तो उनके पास अमेरिका के ऊपर भी एक दबाव था कि जल्दी से जल्दी कोई जगह मिले जहां हम डेमो कर सकें अपने हथियारों का। और यूरोप धीरे धीरे देखिए अपने आप को अमेरिका से जो है शिफ्ट कर रहा है हथियारों के लिए, अपने डोमेस्टिक यूरोप की तरफ जो है। तो इन सब चीजों से अमेरिका का जो पूरा स्पष्ट है जी। कि हथियार बेचना है हमें, एक लाइन में उनका मामला है। थोड़ा सा मारपीट करो, डेमो दिखाओ हथियारों को, और B2 बॉम्बर्स की उन्होंने क्रेडिट लेनी शुरू कर दी। लेकिन बात तो यह है, ट्रंप साहब कहीं भी सीज फायर नहीं करा पाए, यूक्रेन में नहीं करा पाए, और भारत में तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री के कहने के बाद कि यहां भी कोई रोल नहीं था। ईरान ने अभी तक कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया है कि ऐसा कुछ हुआ भी है, और लड़ाई बिल्कुल दोनों तरफ अभी चल भी रही है। बिल्कुल, यानी जमीन खिसकती देखिए डोनाल्ड ट्रंप को, तो लगा कि इसी तरीके से बचाया जा सकता है। सर ये समझने की कोशिश, क्योंकि देखिए हम बात कर रहे हैं कि क्या बहुत जल्दबाजी कर दी आपने, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि आपने सीज फायर को लेकर के आपको क्रेडिट लेना है, पीस अवार्ड लेना है, ठीक है, ये अलग बात है। लेकिन जो ऑलरेडी देश जल रहे हैं उनको आप अपने फायदे के लिए नहीं देख सकते हैं यहाँ पर। और आपने देखिए जल्दबाजी में सब कुछ कर दिया जो प्रोवोक कर गया ईरान को, और मुझे लग रहा है इसी के बाद देखिए किस तरह से हमले जारी हैं। सिर्फ ईरान ने और दुनिया का मजाक नहीं बना रहा है, अमेरिका के पार्लियामेंट में भी ये हो रहा है। वो दो रिपब्लिकन पार्टी कॉन्ग्रेचुलेटेड ट्रम्प, बट डेमोक्रेट हैज टोल्ड दैट ये हाउस ऑफ कॉमन्स में कोई परमिशन नहीं ली गया। ये किसी को अमेरिकन आर्मी को डिप्लॉय करने के लिए कोई हमने हुकूमत जो है वो परमिशन लेना पड़ता है पार्लियामेंट से, वो नहीं लिया गया है। और हाउस वाज नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट द इम्पेंडिंग दिस वार। सो ये अकेला ही प्रेसिडेंट लिया है डिसीजन, और ये मिडनाइट हैमर, ये बहुत डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत खतरनाक है। ये अमेरिका का पार्लियामेंट की बात है। सो ये जल्दबाजी तो नहीं हम कह सकता है, क्योंकि मेन एम जो नैरेटिव बनाया गया था वो है जो ईरान का न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करना है। सो वो तो तकरीबन खत्म हो गया है। वो 7 B2 बम्बर पूरा अमेरिका से जाके वो 12 बम गिराया है। वो क्या तोड़ा है ये हमें नहीं पता। उसमें 60% एनरिच्ड यूरेनियम भी होता तो उसमें कुछ रेडिएशन होता, तो वो कुछ नहीं हुआ रेडिएशन। तो इसका मतलब वो फालतू बम मार के चला गया है। तुम्हारा इधर बम है, हम सारी दुनिया में 200 कंट्री है, और वो फार्दो में 50 मीटर अंदर वो कंक्रीट का बंकर, वो है क्या नहीं है वो हम किसी को नहीं मालूम। हमारे इंडिया का न्यूक्लियर बम किधर है हमको नहीं मालूम। कोई आके अमेरिका आके बम मार के बोल दिया कोई एक जगह में, जे ये इधर ही तुम्हारा बम था, इसीलिए हम इसको तोड़ दिया। एकदम हंसा लाफिंग स्टॉक बन गया है।
ट्रम्प, मेरे को लग रहा है। मतलब कुछ नहीं है, वो एक बम मार दिया और बोला है जे ये खत्म है, हम अभी सीज फायर करेंगे। दिस इज एब्सोल्युटली ए फन डिसीजन बाय ट्रम्प। बिल्कुल संदीप सर, माइंड योर ओन बिजनेस, ट्रम्प क्यों नहीं इस बात को समझते? समझ गए, आप समझ जाएंगे सर। समझ गए। वो जैसे ही उन्होंने वहां पे बमबारी की ना, हाँ। उन्हें समझ में आ गया कि अमेरिका की इकोनॉमी जो है लंबे समय तक यूक्रेन रसिया की तरह लड़ाई नहीं लड़ सकती, ना ही इस चीज के लिए यूरोप तैयार है। जैसे ही कतर पे दोहा पे हमला किया, उन्हें लगा कि अब तो पूरे यूरोप की खूबसूरती बिगड़ सकती है। जिस यूरोप को नाज है अपनी खूबसूरती पे, जिसका वो मार्केटिंग करता है पूरी दुनिया में घूम घूम करके, अगर ऐसे बम पड़ने लगे तब तो पूरा यूरोप का, नाटो का क्या होगा? नाटो को भी लड़ाई में कूदना पड़ेगा। तो अमेरिका नहीं चाहता है कि अपनी इकोनॉमी को और अपने प्रिय नाटो की इकोनॉमी को किसी तरह से वो नुकसान पहुंचने दे। इस लड़ाई में देखिए, है तो लड़ाई रसिया और अमेरिका की जो है, लेकिन रसिया और अमेरिका की लड़ाई में अमेरिका अपने आप को बर्बाद होते नहीं देखना चाहता। अमेरिका इस बात को कतई नहीं स्वीकार कर सकता उसके किसी सैनिक का खून बहे। दूसरी बात कि उसके अर्थव्यवस्था को जो है लंबे समय तक कोई नुकसान है, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना भागी, उसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक यही दिया गया कि हमारी अर्थव्यवस्था इसको लंबे समय तक अब कोऑपरेट नहीं कर सकती, सपोर्ट नहीं कर सकती। तो क्या सीरिया बना करके या कुछ ऐसी चीजें बना करके ईरान में लंबे समय तक अमेरिका कर सकता था? नहीं कर सकता था। इस बात को अमेरिका को भी पता था। लेकिन फिर सर आपको राइट्स किसने दिया कि आप दो देशों को इसमें झोंक दे? क्योंकि इजराइल को अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं वहां पर हथियार दे करके, तो आप झोंक रहे हैं। नो डाउट इजराइल बहुत दुश्मनों से घिरा हुआ है, जहां पर आपको उसको सेफ्टी देनी चाहिए थी, लेकिन आप वहां पर हथियार देते हैं, ईरान पे तुम हमला करो। और जैसा अभी देखिए यहाँ पर कर्नल कुणाल जी भी कह रहे थे कि सिर्फ नैरेटिव जो है एक न्यूक्लियर वेपन का क्रिएट किया गया है। चलिए वो तो आने वाले दिनों में चीजें, तस्वीर जो है वो क्लियर साफ हो जाएंगी, लेकिन इस बीच में अगर न्यूक्लियर वेपन नहीं तो कुछ और आपकी मंशा थी। आपको अपना पावर, ऑयल, ये तमाम जो आपके कुछ मुख्य जो महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं, वो आपको यहाँ पर जो है उसको साधना था। तो आप ईरान को, इजराइल को इसमें कैसे झोंक सकते हैं? अगर आपकी अर्थव्यवस्था नहीं तो क्या इनकी अर्थव्यवस्था इस बात को अलाउ करती है कि लंबे वक्त तक युद्ध आप चलाएं? देखिए, यह बात यूरोप को भी सूट करती है, अमेरिका को भी सूट करती है, और यूक्रेन वार में आपने देखा लंबे समय से सबका फायदा हो रहा है, नुकसान केवल रसिया और यूक्रेन का हो रहा है। और इस तरह से हमला करके एक तरह से कहें कि कुछ कोशिश की उन्होंने कि यूक्रेन जैसी सिचुएशन बनाएंगे, लेकिन जहां इनको लगा कि हम यहां फंसने वाले हैं, फंसने वाली सिचुएशन देखते ही उन्होंने पैर पीछे खींच लिया। क्योंकि उन्होंने पहले, कर्नल भट्टाचार्य ने कहा कि पहले तो कह रहे थे कि खामनेई से कम पे कोई समझौता ही नहीं होगा, हमें लोकेशन पता है, सब कुछ पता है, और 2 ही रात में आपका स्टैंड पूरी तरह से बदल गया कि हम तो अब चाह रहे हैं शांति। शांति की बात भी हो गई, आप मीडिया में आकर के कह भी दिए, लेकिन अभी तक दोनों पक्ष कोई मानने को तैयार नहीं है। तो एक बात मैं यहाँ पे कहूँ, ईरान और इजराइल की दोनों की लड़ाई में जहां आप आतंकी संगठनों के साथ सुर मिला लेते हैं या आतंकी संगठनों का साथ ले लेते हैं, वहीं पे एक मोरल ग्राउंड आप खो देते हैं दुनिया की सिंपैथी पाने का। मैं इसको पाकिस्तान के साथ भी जोड़ करके देख रहा हूं। बिल्कुल। आपकी डेमोक्रेसी हो, आपकी तानाशाही हो, या आपका चाहे जिस तरह की भी सरकार हो या राजशाही हो, लेकिन अगर आपके सरकार के अंदर या आपकी जमीन के अंदर ऐसे संगठन हैं जो कि विश्व के कानून नहीं मानते, मानवता के कानून नहीं मानते, और विश्व शांति के लिए एक तरह से खतरा पैदा हो जाए, ऐसे लोगों को जब आप सपोर्ट करते हैं तो आपकी सरकार मौलिक ग्राउंड खो देती है, मोरल ग्राउंड खो देती है दुनिया का सहानुभूति पाने का। और शायद यही कारण है कि ईरान के साथ लोग खुल करके खड़े नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि हुती, हमास और हिजबुल्ला, ये तीनों जो है ऐसे संगठन हैं जिनको कहीं से भी अगर कोई फायदा हुआ तो ये पूरे मिडिल ईस्ट की भी शांति के लिए खतरा है, और यह यूरोप की शांति के लिए भी कल को खतरा पैदा हो जाएंगे। और ऐसे स्थिति में
ईरान जो है मौलिक मोरल ग्राउंड जो है कहीं ना कहीं खो रहा है दुनिया का सपोर्ट पाने का। क्योंकि देखिए जिस तरह से मुस्लिम राष्ट्र उसके साथ खड़े नहीं हो रहे हैं, सुन्नी तो बिल्कुल खड़े नहीं हो रहे हैं। और कहने के लिए कहा जाता था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो है एक संगठन है, हर सुख दुख का साथी है, नाटो की तरह ये लोग बात करते हैं अपने आप को। लेकिन यहाँ पर नाटो जैसी एकता तो दिख नहीं रही है यहाँ पे कहीं भी। क्यों? क्योंकि मुस्लिम राष्ट्र ही आपके खिलाफ नहीं खड़े हैं, बल्कि अपनी जमीन दे रखी है अमेरिकी सेनाओं को, और उसी का खामियाजा है कि आपको चारों तरफ से घेरा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति सबसे में बड़ी प्रॉब्लम सर ये है कि खलीफा बनने की होड़ लगी हुई है कि हम खलीफा बन जाए इस्लामिक कंट्रीज के अलग, बाकी सब जो है हमारे अंडर में रहे। तो एक अलग जोर ये चल रहा है, दूसरा अमेरिका अपना जोर दिखा रहा है। ये अभी फिलहाल पूरी दुनिया की तस्वीर जो है निकल करके सामने आ रही है। कर्नल कुणाल, आपका रुख करते हुए देखिए, अभी से कुछ देर पहले ईरान के विदेश मंत्री अरागाची की तरफ से ये भी एक बयान सामने आ गया कि हमारे साथ रशिया है, खुल करके नहीं है लेकिन सपोर्ट में है। मुलाकात भी इनकी हुई थी कल, और अगर ये वो बयान यहाँ पर दे रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर पॉजिटिव बातचीत हुई होगी। अब इस बीच में उन्होंने ये भी कह दिया, थोपे गए शांति समझौते को हम नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। तो आप यहाँ पर फिर से एक बार युद्ध का अलार्म बजा रहे हैं, और लगातार आप जो हमले कर रहे हैं हम इसको भी इसमें जोड़ करके देखें। नहीं, ईरान को पता है ईरान अमेरिका का डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकता है, और इजराइल को बम मारेगा, ये ठीक बात ईरान के पास पॉजिटिव नहीं है। मतलब इजराइल बम मार रहा है तो हम इजराइल को बम मार रहा है। एक्चुअली कोई जमीन कैप्चर नहीं हो रहा है, ना ही ईरान का कैप्चर हो रहा है। तो ये लड़ाई किस बात के लिए है? ईरान किस लिए इजराइल को मारेगा और ये लड़ाई जारी रखेगा? देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो है इस युद्ध को लंबे समय तक चलने नहीं देगी, क्योंकि अमेरिका एक कैपिटलिस्ट स्टेट है और अमेरिका का पूरा फोकस होता है बिजनेस। तो इस युद्ध को भी मैं बिजनेस से जोड़ के ही देख रहा हूं कि उन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। यहां भी एक बम मारा, और बम मारने की, हाँ मैं तो कह रहा हूँ बिजनेस माइंड है ना कि भाई एक जगह लड़ाई हो रही ईरान और इजराइल की, वहां पर आप गए, आपने 2 बम मारे, और बम मारने के बाद आपने कहा सीज फायर, और फिर अपने लड़ाकू विमान का आपने बखान करना शुरू कर दिया। मतलब क्या है कि सीधे आपको दिखाना, लो जी अभी दुनिया का सबसे बढ़िया लड़ाकू विमान है, इसको खरीदो, जिसको जिसको लड़ना है हमारे पास आओ खरीद लो। भाई मैं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बराबर का किसान जब पूरे 6 महीने मेहनत करता है तब जाकर के गेहूं की फसल तैयार होती है, और जितने की गेहूं की फसल तैयार होती है उतने से एक B2 बॉम्बर हम शायद नहीं खरीद पाएंगे। तो आप सोचिए, कुछ हजार एकड़ एरिया में फैले हुए प्लांट में एक लड़ाकू विमान बना करके अमेरिका उतना पैसा कमा ले रहा है दुनिया के झगड़े से, जितना उत्तर प्रदेश का किसान पूरे 6 महीने मेहनत करके नहीं कमा रहा है। तो अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था को इन्हीं लड़ाकू विमानों से, इन्हीं हथियारों से सींचता है, पालता है, पोसता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वह लोगों को बेवकूफ बनाने के चक्कर में भी पड़ा रहता है, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं उसका F-35 केरला में क्यों खड़ा है। ट्रंप साहब को 2 बयान इस पे भी दे देना चाहिए, ब्रिटिश मीडिया को जवाब दे देना चाहिए, यूरोप को कुछ बोल देना चाहिए, लेकिन कहीं से कोई बात नहीं आ रही, पूरा सन्नाटा है। केवल और केवल बात भारत में हो रही। क्यों? क्योंकि इस हथियार की मार्केट में उसके F-35 की वैल्यू गिरेगी अगर उस पर डिबेट होगा कि क्या कारण है, क्या खामियां है। तो इसलिए उस पर चर्चा नहीं हो रही है। यह बहुत बड़ा विषय है कि किसी विकसित देश का लड़ाकू विमान जो उन्नत दर्जे का है, 5वीं जनरेशन का है, और भारत में आकर के खड़ा हुआ इमरजेंसी लैंडिंग में, और जबकि हमारी सोशल मीडिया में चल रही है कि इसको तो हमारे राडार ने पकड़ लिया, जबकि आप दावा करते थे कि यह तो स्टील्थ एयरक्राफ्ट है, पकड़ा ही नहीं जा सकता है जो है। तो आप समझिए कि कितना दबाव है अमेरिका के ऊपर कि अपने हथियारों की परफॉर्मेंस दुनिया के सामने दिखाए, और वह हथियारों की परफॉर्मेंस दिखाने का ही नतीजा है कि ईरान इजराइल वार में, तो सर इजराइल इसमें बेवकूफ बन गया। ईरान तो चलिए नाक की लड़ाई लड़ रहा है, साक की लड़ाई लड़ रहा है, वो तो दिख रहा है। इजराइल बेवकूफ बन गया क्योंकि हमास, हिजबुल्लाह, हूती तो नहीं है ईरान कि आसानी से आप उसको निपटा देंगे। ईरान का जो थ्रेट था वो अब खत्म हो गया, क्योंकि अगर हम डिफैक्टो स्वीकार कर लें कि अमेरिका ने परमाणु ठिकानों को नष्ट कर दिया या ईरान की एटॉमिक कैपेबिलिटी को उन्होंने खत्म कर दी, तो जब खत्म हो गई तो इजराइल का थ्रेट तो खत्म हो गया। तो अब तो
एक तरफा सीज फायर डिक्लेयर कर देना चाहिए, भाई अब हम तो हमला नहीं करेंगे, कंडीशन ये होनी चाहिए कि ईरान की तरफ से भी बंद होना चाहिए, और एक तरह से कहें युद्ध का कारण ही खत्म हो चुका है। अब अगर ये युद्ध चलता है तो सिर्फ और सिर्फ एक तरह से कहें कि जिस तरह से यूक्रेन का कॉमेडियन कॉमेडी बन रहा है पूरी दुनिया के सामने, वही स्थिति ईरान की होगी और इजराइल की भी होगी, क्योंकि ईरान जिस तरह से हमले कर रहा है इजराइल के ऊपर, वह स्थिति नहीं थी जिस तरह से फलस्तीन और इजराइल में थी। आज ईरान सब्सटेंशियल डैमेज कर रहा है इजराइल को, और हम ऐसे दृश्य अभी तक फलस्तीन की लड़ाई में नहीं देखे थे कि इजराइल का इतना नुकसान हुआ या जान माल की हानि हुई, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर पहले से युद्ध के लिए काफी तैयार है। लेकिन उसके बावजूद अगर ईरान कर पा रहा है, तो अब ईरान इजराइल दोनों को देखना, आम जनता का कितना डैमेज होते देखना चाहते हैं, और जितना देखना चाहेंगे उतना ही लंबा खींचेंगे, नहीं तो अब इसको शांति के अलावा कोई और चारा नहीं। बिल्कुल कर्नल कुणाल, जिस तरह से देखिए संदीप सर कह रहे हैं कि ये तो B2 बॉम्बर का एक तरह से आपको प्रदर्शन करना था, जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे, कोई अच्छा मौका है, इजराइल बेवकूफ बना और ईरान पर ये हमला। अब बड़ी बात यह है कि देखिए हम अब तक नैरेटिव लेकर के चल रहे थे या चीज़ों को समझ रहे थे, ऑयल पावर तो चलिए है ही, स्टिल ये पावर के लिए भी है। इसके साथ हमारा था कि खामनेई का खात्मा जो है वो सबसे बड़ा जो है एक मोटिव है, लेकिन हम देख रहे हैं खामनेई के खात्मे का तो अब जिक्र ही नहीं हो रहा है सीज फायर के अंदर में, या रिजिम चेंज होने की बात ही यहाँ पर जो है डोनाल्ड ट्रंप कर नहीं रहे हैं। तो वाकई में ये B2 बॉम्बर वाला जो है संदीप सर जो कह रहे हैं उस पर आप भी एग्री कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने समीर साहब तो सही बताया है। अमेरिका का ये बिजनेस मॉडल है। बिजनेस मॉडल वो मार्केटिंग में चलाना है, पाकिस्तान के साथ चलाना है या इजराइल के साथ चलाना है या अमेरिकन वेपन वो यूक्रेन के साथ चलाना है, बोलना है जे ये हमारा वेपन बहुत अच्छा है, ये देखो। सो वो तो एकदम सही बात उन्होंने बताया है जे ये दिस इज मार्केटिंग। बट द प्रॉब्लम इज ये जो रेजिम चेंज की बात है, जो अमेरिका का नैरेटिव था, वो उसके लिए उन्होंने सोचा जे ईरान के अंदर जो नॉर्मल कॉमन पीपल है वो ऑलरेडी खोमेनी के अगेंस्ट में था। हम जानते हैं 6 महीना 1 साल पहले उधर लेडीज का जो बुर्खा और हिजाब की कहानी था वो प्रोटेस्ट किया था। उन्होंने सबके सामने बाल निकाल के वो बाल काट दिए थे। ये सब हमने देखा है। तो अमेरिका सोचा होगा जे वो ये लड़ाई में वो जो अपराइजिंग होगा जो जनता का वो नहीं हो पाया है। हाँ, राइट जैसे सर, बांग्लादेश में हुआ था। ये इसी को चीज को समझना है सर जी। सर ये हुआ क्यों नहीं? अगर वाकई वहां पर जनता चाह रही थी कि ये बदले और बहुत अच्छा मौका था, हमने देखा है, देखिए किस तरह से पाकिस्तान पर जब भारत ने यहाँ पर मिलिट्री एक्शन लिया, बलूचिस्तान निकल करके सामने आता है, भारत से अपील भी करता है कि आप हमारा साथ दे तो हम एक अलग देश बन जाएंगे। एक दिखता है कि किस तरह से उनका शोषण हुआ और वो नाराज है, लेकिन वो ईरान से चीजें नहीं निकली। हाँ, ये तो गेम का चांसेस की बात है। वो एंटिसिपेट किया हुआ था डेफिनेटली अमेरिका ने, जे ईरान के अंदर जो रिवॉल्यूशन होगा ये एक मौका है। लेकिन खोमेनी या ये जो कट्टरवादी मुस्लिम समाज है, सरकार है, वो उसको कंट्रोल किया है और ऑल्टरनेट कोई पावर वहां पे देखा नहीं है, ईरान में उतरा नहीं है। जैसे बांग्लादेश में हुआ था, शेख हसीना को हटा के एक BNP को दिखाया है एंड दे टूक ओवर, पपेट गवर्नमेंट एक बनाया है। बट वैसा मौका अमेरिका को ईरान में नहीं मिला है। तो ऐसा मौका ईरान में नहीं मिला है। इस बात पे संदीप सर हम चाहेंगे कि आप भी अपने पक्ष को रखें, एक बताएं पॉइंट को कि आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि हमने बांग्लादेश में देखा था और देखिए शेख हसीना जब वहां से सत्ता से बेदखल हो गई थी, भारत ने उसको शरण दिया था, काफ़ी दूसरे देश जाने की कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया। ऐसे में उनकी तरफ से भी एक आता है कि मैंने एक डील है उसको नहीं माना, जिसके बाद से अमेरिका की तरफ से ये हुआ और फिर सत्ता परिवर्तन। तो क्या अमेरिका इसी तरह के खेल खेलता है? आपकी बात से एग्री करूंगा, क्योंकि उम्मीद तो अमेरिका को ऐसी रही, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो लोग रोड पे निकलते। जिस तरह से एक नरेटिव गढ़ा गया था कि ईरान की जो सरकार है वो दमनकारी है, लोगों का दमन कर रही है और पूरी तरह से लोग उसके खिलाफ हैं,
और खामनेई का मतलब एक तरह से कहें कि सत्ता जाने वाली है। लेकिन जिस तरह से लोगों ने अपनी सरकार का साथ दिया है, उस तरह से ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं मिस असेसमेंट हुआ जो है ईरान के बारे में, ईरान की पब्लिक के बारे में। और उसी का नतीजा था कि एक तरफा हम चीजें सुनने को आ रहा है कि ट्रम्प साहब आगे बढ़ के कह रहे हैं कि हम सीज फायर करा दिए और शांति का समझौता करवा दिए। लेकिन शांति का समझौता नहीं हुआ है, क्योंकि अब मजबूरी है अमेरिका की शांति की। मैं साफ कह रहा हूं, अब अमेरिका शांति चाहता है, ईरान नहीं चाहता है। और ईरान अपनी शर्तों पे चाहेगा। क्यों? क्योंकि ईरान को जो बर्बादी होनी थी हो चुकी है, उसके एटॉमिक उसके साइट्स लिए तो पे करो अटैक और मरो हो वाली चुका। स्थिति है सर। उसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है। और दूसरी बात, वह जितना ही पिटेगा, मैं लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, हो सकता है किसी को थोड़ी बुरी लगे, वह जितना ही पिटेगा, मुस्लिम जो 54 मुल्क हैं उनके सामने एक इमेज जाएगी कि अमेरिका के सामने ईरान ने हथियार नहीं डाले। तो ऐसा मुझे लगता है कि ईरान अपनी बर्बादी करके भी अमेरिका से पंगे लेगा। या अमेरिका को है कितना दूर तक इंडल्ज होता है ईरान के साथ, या कितने जल्दी पीछे हटता है, कहता है नहीं जी अब इस पे शांति हो गया, अब हम इसको किसी तरह से शांति करवाएंगे, चाहे वो रसिया का हेल्प ले करके, चाहे कतर का हेल्प ले करके। लेकिन कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना करके ट्रंप शांति करवाएंगे, इस बात पे मुझे पूरा भरोसा सर। है। इसमें तो अब एक सवाल ये भी है कि जो क्रेडिट और पीस अवार्ड की बात थी, अब कहीं ना कहीं कतर और इनके इसमें चली जा सकती है, और एक बहुत बड़ा दुख जो है, एक झटका भी, सेटबैक लग सकता है डोनाल्ड ट्रंप को। हम आप दोनों के ही बात वापस लौटेंगे। बड़ी खबर एक बता दें कि ईरान इजराइल युद्ध के 12 दिन के बाद देखिए किस तरह से शांति की जो उम्मीद जगी, लेकिन ईरान का कहना है कि थोपी गई शांति मंजूर नहीं है। खामनेई ने भी ये कहा कि ईरान झुकेगा नहीं। सीज फायर के ऐलान के बाद भी ईरान का बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला जारी है। और देखिए यहाँ पर, और आइए आपको ये दिखाते हैं कि 12 दिन के युद्ध की बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये 12 दिन के युद्ध की बड़ी तस्वीर है, और ये देखिए किस तरह से 12 दिनों के अंदर में जो है यहाँ पर ये बड़ी तस्वीर आपको ये हम दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए कि किस तरह से जो है ये तबाही का पूरा मंजर जो है वो यहाँ पर देखने को मिला। ये 12 तस्वीरें देखिए आप, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी के साथ जो हमने आपको बड़ी खबर दिखाई कि किस तरह से जो है ईरान इजराइल के बीच का युद्ध रहा, 12 दिन का ये युद्ध रहा। पहली तस्वीर आप देखिए, इमारत के पास में देखिए यहाँ पर मिसाइल जो है वो आकर के गिरती है। दूसरी तस्वीर देखिए किस तरह से वहां पर डैमेज, ये भीषण तबाही का मंजर। तीसरी, चौथी, आप जितनी भी तस्वीरें देखें, ये आपको ईरान इजराइल युद्ध के में जो भीषण तबाही मची है उसकी तस्वीरें हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है, लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। बंकर्स देखिए दोनों ही देश में बने हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कभी भी उनके ऊपर में जो मिसाइल अटैक है वो हो सकता है। तो ऐसे में बंकर्स बना के रखते हैं ताकि सिविलियंस उनके जो है वो सुरक्षित रहें। ऐसे में कई बंकर्स के ऊपर में जो है इमारतों का मलबा भी गिरा, जिसकी वजह से वो दब गए। तो ऐसे में वहां पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन और फंसे होने की जानकारी इजराइल से वो खबर जो है वो सामने आ रही थी। और हम आपको लगातार देखिए ये 12 दिन के बाद शांति की उम्मीद एक जगते हुए दिखाई दे रही है। हो सकता है अब तस्वीर कुछ अलग हो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। ईरान ने कह दिया वो झुकेगा नहीं, और किसी भी तरह की जो जबरदस्ती वाली शांति है हम उसको यहाँ पर नहीं मानेंगे। और एक बार फिर से हम अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ संदीप जी, कर्नल कुणाल लगातार जुड़े हुए हैं। कर्नल कुणाल, आपका हम रुख करेंगे, क्योंकि देखिए इससे पहले भी बात हुई थी, ईरान ने कह दिया कि हम तो जो जबरदस्ती की शांति है नहीं मानने वाले हैं। अब आगे भी हमला या फिर कुछ और भी उपाय जो है, स्ट्रैटेजी जो है वो ईरान की तरफ से अपनाई जा सकती है? ईरान के पास ऑप्शन कुछ ज्यादा है नहीं, क्योंकि ईरान ज्यादा से ज्यादा ये अमेरिकन जो बेसिस है उनके ऊपर ही हमला कर सकता है, क्योंकि ईरान का कैपेबिलिटी नहीं है मेनलैंड अमेरिका में अटैक करने का। सो वो डायरेक्ट तो होगा नहीं। लेकिन अभी युद्ध को किसी भी तरह से एस्केलेट नहीं करना चाहिए ईरान को इस स्थिति में, जबकि अमेरिका की राष्ट्रपति खुद आकर के कह रहे हैं कि शांति समझौता हो गया है। यहां पर उसका सम्मान करते हुए अपने नागरिकों की सुरक्षा सबसे पहले इंश्योर करना चाहिए, न कि 54 मुल्कों से सर्टिफिकेट लेने के चक्कर में पड़ना चाहिए ईरान को कि लो जी ईरान ने बहुत बहादुरी से अमेरिका को जवाब दिया। इस सर्टिफिकेट से आपके नागरिक
नागरिकों की खोई हुई जान वापस नहीं आ सकती है। आपको अपने नागरिकों के जान माल की सुरक्षा भी करनी है। ऐसी स्थिति में जबकि आपको कुछ हासिल तो होना नहीं है, मैं भट्टाचार्य जी की बात को एग्री कर रहा हूं कि जमीन की लड़ाई तो यहाँ है ही नहीं। बिल्कुल। आप अगर 100 दिन भी लड़ेंगे तो आपको क्या हासिल होगा? अपनी तबाही या इजराइल की तबाही? उससे आपको मिलना क्या है? मिलेगा जो कुछ मिलेगा फिलिस्तीन को मिलेगा, अगर कुछ फायदा होगा इजराइल के नुकसान से। तो आप तो दूर बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में अपने नागरिकों का खून खराबा होते हुए नहीं देखना चाहिए खामनेई साहब को। और मुझे लगता है कि एक बार और शांति ये समझौता ये के बात प्रस्ताव इजराइल को समझ भी जाए। समझने की जरूरत है, क्योंकि देखिए अगर हम यूक्रेन की बात करें, हम लगातार उसका एक एग्जांपल ले भी रहे हैं। पहले अमेरिका ने देखिए उनको पैसे दिए, सब कुछ दिया, हथियार भी मुहैया करा दिए कि रशिया के साथ लड़ लो, लगा कि उसे लड़ लेंगे और हम एक बेहतरीन पोजीशन में रहेंगे। अब जैसे ही पीछे हट जाते हैं ट्रंप, या फिर अमेरिका की हम बात कर ले, क्योंकि उस वक्त में कोई और गवर्नमेंट में, अभी कोई और गवर्नमेंट में है, ऐसे में दोनों की सोच अलग अलग है। अब जब इजराइल का यहां साथ दे रहे हैं तो इजराइल को भी समझना होगा और यूक्रेन को एक एग्जाम्पल के तौर पर रख करके अपना दिमाग चलाना होगा कि कितना भरोसा हम कर सकते हैं अमेरिका के ऊपर में, और कब तक अमेरिका हमारा साथ देगा। नहीं, देखिए, ईरान की बात को मैं हल्के में नहीं ले रहा हूं। ईरान अगर कह रहा है कि मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा, तो यह कोई आवश्यक नहीं है कि ईरान अपने बलबूते पे कह रहा है। ईरान के पीछे भी कोई है, रशिया है नाम सर। लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको भी पता है कौन है। रशिया जी, और रशिया और चाइना, चाइना भी आई थिंक इसमें सपोर्ट में। और रसिया और चाइना इसलिए साथ खड़े होंगे क्योंकि अगर उनके हथियार वहां अच्छा परफॉर्म करेंगे तो दुनिया में रसियन और चाइनीज हथियारों की भी डिमांड बढ़ेगी। मैं हर घटना को अपने ऑपरेशन सिंदूर से कनेक्ट कर रहा हूं। ऑपरेशन सिंदूर में जहां रसिया के हथियारों की बम बम हुई है, एक प्रूफ हुआ है कि वह सक्सेसफुल हथियार हैं, वहीं चाइनीज हथियारों की जो है एक तरह से बर्बादी हुई है, उनकी रेपुटेशन साख जो है मिट्टी में मिली है। तो यहां पर चाइना के पास भी मौका है कि अपने हथियारों का प्रयोग करके ईरान के थ्रू ही अमेरिका को कुछ जवाब दिया जा सके, जिससे दुनिया में उसके हथियारों की थोड़ी डिमांड बढ़े। तो आज चाइना भी इस युद्ध को खींचना चाहेगा, रसिया भी खींचना चाहेगा, लेकिन मजबूरी है अमेरिका की जल्दी से जल्दी खत्म करने की। और ईरान की देखनी होगी कि इस मामले में कब तक सोचता है, समझता है कि नहीं, और भाई अब इजराइल का पॉइंट क्या होना चाहिए? अमेरिका जो कहेगा वही करेंगे, या फिर इससे इतर अलग हट करके यूक्रेन का एग्जांपल लेकर के भी कि कभी भी साथ जो है अमेरिका छोड़ सकता है, क्योंकि उसको अपनी इकोनॉमी ज्यादा प्यारी है इंस्टेड ऑफ युद्ध और सारी चीजें, जो बात का जिक्र, जिस बात का जिक्र आप भी कर रहे हैं सर। ऐसे में इजराइल को भी तो समझनी होंगी ना चीजें, कि उसे भी तो अपना घर देखना है। नहीं, देखिए, इजराइल लोकतंत्र है और जो डेमोक्रेसी है वहां पे नियम कानून से चलती है, मैं उसको सैल्यूट करता हूं। और अगर उसे थोड़ा सा भी सेटिस्फैक्शन मिले कि ईरान से किसी तरह को खतरा नहीं है, तो निश्चित ही इजराइल पीछे हटेगा। और इजराइल तो कह रहा हूं, अगर ट्रंप साहब कह रहे हैं तो इसका मतलब है नेतन्याहू कह रहे हैं। अगर नेतन्याहू नहीं भी कह रहे होंगे तो वो देर सवेर कह देंगे जो बात ट्रंप कह रहे हैं, क्योंकि ट्रंप की बात हो रही है तो अमेरिकी सीनेट इस बात को कह रही है, अमेरिका की संसद इस बात को कह रही है। मैं इस बात को मानता हूं। पूरे अमेरिका का एक मैसेज है कि यह युद्ध जल्दी से जल्दी खत्म होना चाहिए, और इसके लिए इजराइल भी तैयार होगा। हमेशा से इजराइल कभी भी ऐसा कदम नहीं उठा सकता है जिससे उसके सुख दुख का साथी या उसके सर्वाइवल के साथ से लेके खड़ा अभी तक अमेरिका नाराज हो या उसकी साख दांव पर लगे जो है। बिल्कुल। ऐसे में इजराइल एक समझदार और एक मैच्योर देश के तौर पर जो है वो काम करता है, हमेशा से हमने देखा भी है, क्योंकि पहले युद्ध की कभी कोशिश जो है वो इजराइल की तरफ से नहीं की गई। सर, आपने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, मैं उसी से जुड़े हथियारों की भी बात करूंगी, क्योंकि देखिए मेड इन इंडिया भी हथियार काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर जो है इस्तेमाल किए गए और उसका असर भी देखा गया। चाहे हम आकाश की बात करें, हाँ रशिया का कुछ चीज़ें जो है असेंबल ज़रूर रही हैं कई सारे हथियारों के अंदर में, चाहे हम यहाँ पर बात एयर डिफेंस सिस्टम की भी क्यों ना करें, S-400 की। तो ऐसे में हम देख रहे थे कि युद्ध के बाद किस तरह से डिफेंस सेक्टर जो है उसका शेयर जो है बहुत हायर चला गया था। क्या अमेरिका को ये भी लगा कि ऐसे में भारत हमारे बराबर या कहीं हमसे आगे हथियार की डीलिंग में ना चला जाए, हमें भी ये करना पड़ेगा, हमने भी बॉम्बर 2 बना रखा है, हम क्यों उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे? तो ये बेहतरीन है। मतलब मैं एक जस्ट चीज़ों को, प्रोस्पेक्ट को समझने की कोशिश कर रही हूँ आपके जरिए। देखिए, कहना मतलब इस सभी को एक खतरा भारत दिख रहा है।
पोटेंशियल थ्रेट अब लोगों को भारत में दिख रहा है, क्योंकि भारत अब हथियार खरीद तो रहा है, डेफिनेटली खरीद रहा है, रसिया से भी ले रहा है, अमेरिका से भी ले रहा है, लेकिन हम बेचना शुरू कर दिए हैं। अगर आपको पता हो कि चाइना के जितने भी पड़ोसी हैं सभी को ब्रह्मोस मिसाइलें हमने बेची है जो है। अब ये बात अलग है कि वह रसिया के सहयोग से बनी है, लेकिन और भी चीजें जो है हम हथियारों को बेच रहे हैं दुनिया में।